नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड की बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पड़ रही बर्फबारी की। बता दें कि उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जहां उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदलते ही बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में भी बारिश देखने को मिल रही है। शीतकाल में बंद पड़े गंगोत्री धाम में अधिक मात्रा में बर्फबारी देखने को मिल रही है और पहाड़ी में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी नजर आ रही हैं। साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी के ऊपर गंगोत्री तक बर्फबारी से रास्ता अवरुद्ध हो गया, जहां बीआरओ की तरफ से मशीनरी और मजदूरों को तैनात किया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां कांग्रेस की तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर मंथन किया गया है। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस अब कार्यक्रम का भी आयोजन करने जा रही है, जिसमें हल्द्वानी में 7 फरवरी को यूथ कांग्रेस का अधिवेशन होगा। तो यूथ कांग्रेस 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने हल्द्वानी के कांग्रेस स्वराज आश्रम में इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस युवाओं के बीच जा रही है। 7 फरवरी को हल्द्वानी के मधुबन बैंकेट हॉल में कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है, जिसमें कुमाऊं भर के अग्निवीर भर्ती से छले युवाओं के साथ कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान बातचीत करेगा। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार और कांग्रेस एक्स आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेताओं के अलावा कुमाऊं भर के युवा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यहीं से आने वाले समय में अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश भर में युवाओं का माहौल बनाया जाएगा। जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई, उस दिन से कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के युवाओं के साथ है। हमने उस दिन भी विरोध किया था, हम आज भी विरोध करते हैं और हमने वादा भी किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के जय जवान एक मुहिम भी लॉन्च करी है और इसी मुहिम के तहत एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को जानने के लिए हमारे खड़गे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं गुरदीप सप्पल जी और जो रोहित चौधरी जी जो एक्स सर्विसमैन कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। देश भर के युवा इसमें सहभागिता करेंगे और जिस तरीके से मोदी जी युवाओं को अपने मन की बात सुनाते हैं, उसके बजाय हम लोग युवाओं के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। जिस तरीके से युवाओं के साथ लगातार उत्पीड़न देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग बुगुल बजा रहे हैं और लगातार युवाओं के हित में हम लोग लगातार लड़ाई को लड़ने। तो बुलेटिन में बात अब विकासनगर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां इन दिनों तैयारियों में जुट गई हैं, इसके तहत बरोटीवाला में कांग्रेस की तरफ से नशा छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी और नेता नवप्रभात सह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकित भंडारी हत्याकांड, राम मंदिर और यूसीसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि यूसीसी लागू करने का मतलब संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बदलाव लाना है, जिसके लिए कई चरणों में प्रावधानों से गुजरना होगा। ऐसे में क्या राज्य सरकार को अधिकार है कि वह संविधान की धाराओं को बदल सके? उन्होंने कहा कि जिसके अधिकारों में अतिक्रमण होगा वह कोर्ट जरूर जाएगा, जिससे इनका यूसीसी कोर्ट में एक भी दिन नहीं टिकेगा, यह मेरा मानना है। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। कहूँगा क्योंकि अंकिता मर्डर केस में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो उस समय अंकिता की न्याय की बात कर रहे थे और सरकार से नाराज़गी जता रहे थे, लेकिन आज अचानक कौन सा ऐसा लालच आ गया कि उसी सरकार ने, जिस सरकार ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के सारे सबूतों को मिटाने का काम किया, डोजर चला दिया, आग लगवा दी और उसके अपराधी आज भी वीआईपी बचा हुआ है, उसके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा कारण रहा कि आपने अंकिता के मर्डर के बाद। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय रीजनल पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस कड़ी में
लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय रीजनल पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी कार्यकारिणी गठित करने लगी है। इस कड़ी में राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत और पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र जोयाल ने दर्शन सिंह रावत को पौड़ी जिला अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी को गठित करने की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र जोयाल ने अंकिता हत्याकांड पर कई सवाल खड़े किए और कई सवाल खड़े करते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया, जहां उन्होंने सरकार पर अंकिता को इंसाफ दिलाने के बजाय उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पौड़ी जिले के हमने आदरणीय दर्शन सिंह रावत जी को जिलाध्यक्ष घोषित किया है कार्यकारिणी ने। कल कार्यकारिणी की कोर कमेटी की बैठक में इनको नियुक्त कर दिया गया था। आज इनको पद मिल गया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बाकी हम बहुत जल्दी ही पौड़ी की संपूर्ण ज़िले में कार्यकारिणी ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के गांव तक जाने में अपने संगठन का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं और हमारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों पे काम कर रही है और हम इसी तरीके से संगठन विस्तार करते हुए अपने क्षेत्रीय मुद्दों में काम करते हैं। और जो वहाँ की विधायक हैं यमुकेश्वर विधानसभा की रेणु मिश्र, इन लोगों ने एक ऐसी साजिश रची है कि जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, जो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, किंतु यहाँ विपरीत हो रहा है। जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, उसे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसका विरोध। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 78 करोड़ के बजट पर मोहर लगाई गई है। तो हरिद्वार में जिला पंचायत सभागार में पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में 78 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बता दें कि बैठक में मौजूद सभी जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव रखे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समय हरिद्वार जिले में जिला पंचायती ने बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित कई विकास कार्य कराए हैं। उनका प्रयास है कि आने वाले समय में हरिद्वार जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जाए। आने वाला साल है, उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है। जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है, उसको कैसे कैसे कहाँ लगाना है, उस पर ही हमारा। तो बुलेटिन में बात तो नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां रेलवे परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने नरेंद्र नगर में बैठक का भी आयोजन किया। तो रेल परियोजना से टनल बनाने के लिए हो रही ब्लास्टिंग के कारण नरेंद्र नगर में लोग परेशान हैं। ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही ब्लास्टिंग से स्रोतों का पानी भी गायब हो गया है, जिसका कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में रेलवे परियोजना से प्रभावित बंडल और शिवपुरी के ग्रामीणों ने शिवपुरी में बैठक की, जहां रेल परियोजना से सामने आ रही दिक्कतों को हल करने की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से गांव और स्कूल के सामने क्रशर लगाए जाने से स्कूल के बच्चे और क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पीने का पानी दूषित हो रहा है और प्रकृति जल स्रोत सूख रहे हैं। तो वहीं लोगों ने कहा है कि ब्लास्टिंग से लोगों के मकानों पर दरारें भी आ रही हैं। तो वहीं समस्याओं के निस्तारण ना होने पर प्रभावित ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। का जो हमारे गांव के अंदर की समस्याएं हैं रेलवे के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं को लेके मीटिंग आउट की गई है। और रेलवे का एक वेंडर कंपनी है L&T, वो जो है क्रेशर लगा रही है हमारे ग्राम पंचायत के अंदर। उसका विरोध है। विरोध इसलिए है कि उससे जो प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण है, चाहे वो किसी अन्य प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है, उसका विरोध है। हमारा महायोजना का हमारा विरोध नहीं है। हमारी रेलवे के लिए यहाँ पे रखी गई है ग्रामवासियों की,
रेलवे से जो भी मतलब यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है उसके संबंध में रखी गई है। ये एक महापरियोजना है, इसके लिए हम सरकार को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये ज़रूरी है, लेकिन इससे जो नुकसान होने वाले हैं उसके लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस नुकसान की भरपाई। जब से परियोजना लगी है ये, तो हम सभी गांव के लोग खुश थे कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लग रहा है, तो इससे गांव में बहुत सारे रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। लेकिन वो सारे सपने हमारे कुछ ही वर्षों में चूर चूर होकर के रह गए, क्योंकि ये परियोजना हमारे को संसाधन ये रोजगार के उपलब्ध कराने नहीं, हमारे घर बार को उजाड़ने के लिए आ गई है। जो हमारे अपने संसाधन थे, जो हमने सृजन किए थे, ये चाहे कैंपिंग हो, राफ्टिंग हो, ये सारे के सारे आज उसकी भेंट चढ़ चुकी है इनके यहाँ। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं। बता दें कि हरिद्वार में चाइनीज मांझे को लेकर लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, जिसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो हरिद्वार में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर अब इसमें प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू हो गई है, जहां चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार छापेमारी करता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार मुनाफे के चक्कर में चाइनीज मांझा चोरी चुपके से बेच रहे हैं, जिसके चलते पशु पक्षियों और वाहन चालकों की कई बार गंभीर रूप से घायल होने के बाद दुर्घटना हुई है। वहीं चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में युवा और स्थानीय निवासियों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिषेक गौड़ ने कहा कि चाइनीज मांझे को प्रतिबंध करने के लिए 10 सालों से अधिकारियों को ज्ञापन लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इसकी बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के साथ आंदोलन किया जाएगा और दुकानदारों पर और दुकान वालों पर छापेमारी भी की जाएगी। देखिए, पिछले 10 साल से हम लोगों ने चाइनीज़ मांझे के विरोध में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, अनेकों बार अधिकारियों से मिले, पर इसमें इसकी जो बिक्री पर कभी रोक नहीं लगी है। ये धड़ल्ले से बाज़ार में बिक रहा है और ये इस तरीके का औजार है जैसे पिस्टल, चाकू और इस तरीके के धारदार हथियार के इसमें ये माना गया है। और सरकार ने, एनजीटी ने इस पे बैन लगाया है, फिर भी ये बाज़ारों में बिक रहा है। तो हमने एक ज्ञापन देके सिटी मजिस्ट्रेट को ये मांग की है कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए। आगामी बसंत पंचमी का उत्सव है और पतंगबाजी का प्रचलन है हरिद्वार ज़िले में, तो उस हरिद्वार में जगह जगह चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। कुछ लोग खुलेआम बेच रहे हैं, कुछ लोग घरों से बेच रहे हैं। जैसे ये मुझे आज विभिन्न लोगों ने आके चाइनीज़ मांझे के संबंध में ज्ञापन दिया है और अपने ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ मांझा जो है वो कतिपय व्यक्तियों के द्वारा विक्रय किया जा रहा है और चाइनीज़ मांझे के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह से एक पोल्यूशन का भी ये हज़ार्ड है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों से और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है, इनको शीघ्र ही इनसे वार्ता करके और एक इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अन्य एनजीटी के भी आदेश हैं, तो इस तरह से जिन्होंने अवैध रूप से जो चाइनीज़ मांझे का जो स्टॉक कर रहे हैं या उसको बिक्री कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है वो सक्सेस। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 किलो अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तरकाशी में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जहां ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के तहत 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 1 किलो 545 ग्राम अवैध अफीम और तमंचे बरामद किए। बता दें कि देहरादून में हाईटेक ऑनलाइन नशा तस्करी करने वाले कोबरा गैंग के 3 शातिरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कोकीन और स्मैक बरामद हुआ है। साथ ही तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नकदी भी आरोपियों के पास से बरामद की गई है। तो बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां से नशे के इंजेक्शन और स्मैक के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तो भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने काले कारोबार के गिरोह को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नेपाल सीमा में चेकिंग के दौरान 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
जानकारी के मुताबिक पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन स्मैक के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें कुल 2 लाख के नशे के इंजेक्शन और 50,000 रुपए की स्मैक बरामद की गई। इस दौरान एसपी ने बताया कि पुलिस ने नेपाल निवासी राहुल सुनाम और सूर्य विक्रम शाह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने नशे के इंजेक्शनों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नेपाली मूल के मूसा से खरीद कर लाने की बात कबूली है। जनपद चंपावत पुलिस के जो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थों के अगेंस्ट में जो कार्रवाई है ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 मिशन के तहत उसी के क्रम में कल बनबसा थाने की टीम और एसओजी की टीम इनके संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जिनका नाम है राहुल सुनाम और सूर्य विक्रम शाह, दोनों कंचनपुर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 300 बुप्रेनॉर्फिन और 300 फेनार्गन के इंजेक्शंस, टोटल 600 इंजेक्शंस और 5.7 ग्राम स्मैक, कुछ कैश और फोन। तो बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी में 2 बच्चों पर गुलदार ने हमला किया, जिनसे बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो पौड़ी में एक बार फिर से गुलदार के हमले की खबर सामने आई, जहां गुलदार ने 2 बच्चों पर हमला किया। इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने गुलदार की तरफ से 2 मासूमों को निवाला बनाए जाने की घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान गणेश गोडियाल ने कहा कि सरकार को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। तो वहीं स्थानीय जनता ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और गुलदार की दहशत से उन्हें निजात दिलवाने की मांग की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 25 किलोमीटर के दायरे में 2 स्थानों पर 2 बच्चे बाघ का निवाला बने। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि सरकारों की जो बाघों के संरक्षण की योजनाएं हैं, उससे बाघों की संख्या में बहुत ही इजाफा हुआ है, लेकिन उस योजना के साथ साथ सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि बाघ जंगल के एरिया में ही रह सकें और रिहायशी इलाकों में न घुसें। का माहौल हो रखा है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, उनका घर देखे, पर बेचारों के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो। वो माँ के उसका बच्चा क्या, हमारा बच्चा भी था, वो सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे बहुत डर का माहौल मचा हुआ है, ताकि 5 बजे के बाद कोई न जाए इधर उधर। लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो खाएंगे पियेंगे क्या? बनाने के लिए जरूर यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का एक घर का चिराग बुझा है और वो वन विभाग की लापरवाही के कारण बुझा है। वन विभाग को इसकी पूरी सूचना है और पहले भी बाघ यहाँ पर देखा गया, तो कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। क्योंकि हमने कल रात भी जब मैंने बच्चों को बाघ से छुड़ाया और बाघ के उसके बाद उसको अस्पताल में पहुंचाया, उसके बाद भी 2 घंटे बाद यहाँ पर वनाधिकारी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वन विभाग को अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए और खासकर ऐसे माहौल में, जिस माहौल में बच्चे इस तरह से घूमते फिरते हैं और भीड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग को सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अपने अधिकारी और कर्मचारियों को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोहराने न पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।